नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है हमको? आज हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पर, ठीक, या इसका क्या होता है किसी भी इकोनॉमी पर इफेक्ट। तो इससे पहले कि हम ये चैप्टर को स्टार्ट करें, आप लोग से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी और आप कैपेबल हो जाएंगे कि आसानी से किसी भी चीज को समझे और बेटर रिजल्ट की अगर आप चाह रखते हैं, टर्म 2 में आपको अच्छा मार्क्स आए, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। पहली तो ये एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप अपने टर्म 2 के प्रिपरेशन के तौर पर अपने काबिलियत को जांचना चाहते हैं या आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है, इसको अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट के लिए लिंक दिया गया, आप वहां पे जाइए और टेस्ट को दीजिए। टॉप आने वाले स्टूडेंट का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे और आने वाले समय में उस टेस्ट के रिवीजन सीट को भी डालेंगे। तो गो एंड वॉच, अटेम्प्ट योर टेस्ट एंड देखो कि किस तरीके से आप कितना परफॉर्म अच्छा कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला जो टर्म पढ़ना है वो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, या हम लोग ग्लोबलाइजेशन को क्यों पढ़ें सर। तो इसके लिए सबसे पहला है कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। इस वीडियो में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि जिस भी प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं सर, है ना, जिस भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं वो क्या अपने देश में बना होता है या फॉरेन कंट्री में बने होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो दूसरे देश में बने होते हैं। उसके बाद दूसरा बात करेंगे फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, है ना। ये अपना दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो फॉरेन ट्रेड होता है सर, ये क्या होता है और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है मार्केट से वो कैसी होती है, जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट में समझेंगे। तीसरा टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे वो है टर्म ग्लोबलाइजेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन टर्म है ये क्या होता है, इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। विश्व लेवल पर, है ना, विश्व लेवल पर एक संगठन है जिसको हम लोग कहते हैं WTO। WTO किसी भी जो देश में प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसको किस तरीके से मॉनिटर करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया के मार्केट में, है ना, यानी इंडिया में इस ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इंपैक्ट है सर, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। एक फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्ट्रगल हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये सभी के बारे में बात करने के बाद सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। समझ गए? तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है सर, सबसे पहले चीज इसी को समझना है। तो देखो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्री। ग्लोबलाइजेशन क्या है जी? तो दो देश के बीच में जो इंटीग्रेशन की बातें हो रही है, जो कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन को कॉमनली हम लोग, है ना, कनेक्टिविटी के तौर पर देखते हैं। तो क्या कनेक्टिविटी है दो देशों के बीच में? बाई फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना, बाई मल्टीनेशनल कंपनी, यही कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है? जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है सर, वो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए दो देशों को कैसे आपस में इंटीग्रेट करती है, यही कहलाती है ग्लोबलाइजेशन। अब देखो क्या करना है कि हाल फिलहाल के समय में, है ना, इंडिया का जो मार्केट है वो क्या हुआ है? ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब बदला है। जैसे सपोज कीजिए
कि अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आजादी के पहले या आज भी कहीं कहीं पे तुमको देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं वीकली मार्केट, है ना, वीकली मार्केट। ये जो वीकली मार्केट है सर, इसको हाट भी कहा जाता है ना, ये हाट भी कहलाते हैं। और एक होता है परमानेंट मार्केट, है ना, परमानेंट मार्केट, ये परमानेंट मार्केट हो गया। और एक होता है वीकली मार्केट। तो ये दो तरीके के मार्केट पर क्या चेंजेज आए हैं ग्लोबलाइजेशन में, ये आज के समय में जो भी चेंजेज आए हैं वो किसके कारण आए, ग्लोबलाइजेशन के कारण। चाहे ये परमानेंट मार्केट में मॉल का बन जाना हो, या जिसको आज कहते हो सुपर मार्केट, है ना, सुपर मार्केट, ये सभी का जो फॉर्मेशन हुआ वो किसके कारण हुआ है, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। ये देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि ग्लोब की जो पहले क्या था कि जो मार्केट था सर, वो एक रीजन में शिफ्ट होता था, या कह सकते हो एक स्पेसिफिक एरियाज में होता था, है ना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हो गया है कि ये जो मार्केट का है पॉलिसी, ये अलग अलग जगह पे बंटा है ना। अब प्रत्येक लोग डॉलर में कमाना चाहते हैं और वो कमा भी रहे हैं, ठीक। इसके बाद हमें अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्री। क्या है प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्री का मतलब? प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्री का मतलब होता है कि हम लोग इसके शुरू से बात करते हैं। जब हम लोग बात करेंगे कि सर दूसरे देश से जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में कैसे आई, तो इसके बारे में दो टर्मोलॉजी हमको जरूरी समझना होगा। पहला तो क्या है कि पहले के समय में द अर्ली फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व एक्सपोर्ट टू रॉ मटेरियल फ्रॉम कोलोनियल कंट्री। जैसे मान लेते हैं कि ये इंडिया है ना, ये इंडिया है और ये है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। अब देखिए होता क्या था, इंडिया जो था वो इंग्लैंड का कॉलोनी था, है ना, हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे। तो हमारे पास से रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था, ठीक, रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था और वहां से फिनिश प्रोडक्ट बन करके, है ना, फिनिश प्रोडक्ट बन करके वो वापस इंडिया के मार्केट में आता था। तो शुरू में इसी तरीके से हो रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ऐसा इसलिए संभव था सर, क्योंकि उस समय जो यूरोपियन कंट्री थे वहां पे अगर हम लोग देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि सर यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। वहां पे इंडस्ट्रीज काम करने लगे थे, जबकि हम लोग के पास से क्या है, रॉ मटेरियल ले जाया जाता था, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता था और वापस जो कॉलोनियल कंट्री होता था वहां पर आकर के वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे चेंजेज आए, बहुत सारा देश आजाद हो गया। तो जब आजाद हो जाएगा कोई भी देश, तो अब तो वहां कोई टेंशन है नहीं। अब तो ऐसी बात नहीं है कि सर आपको कॉलोनी का ही सामान खरीदना है। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारी ऐसी कंपनी बनी, है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनी बनी जो पहले के चीजों को एज यूजुअल लागू किए हुए था, है ना, एज यूजुअली लागू किए हुए था। वो आज भी रॉ मटेरियल ले जा रहा था, फिनिश प्रोडक्ट ला रहा था, रॉ मटेरियल ले जा रहा था, फिनिश प्रोडक्ट ला रहा था, ठीक। अब क्या है कि वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है सर, जैसे मान लेते हैं कि पहले इंडस्ट्रीज जो था, है ना, अगर हम लोग बात करते हैं कि पहले जो इंडस्ट्रीज था वो कहां था, सिर्फ इंग्लैंड में था। लेकिन अब ये जो कॉरपोरेशंस थे इसको आसान हो रहा था इंडिया में, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में ही एक इंडस्ट्रीज लगा दी, समझ गए, इंडिया में ही इंडस्ट्रीज लगा दी। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में स्टार्ट किया, अलग अलग जगह पे सेम कंपनी अलग अलग देश में काम कर रही है, ठीक। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी। बार बार जिस कंपनी की यहां पे बात आ रही है ना, जिस कंपनी की बात आ रही है तो उसमें सबसे पहले है कि ये सर एमएनसीज क्या होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होते हैं, या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है। सपोज करो कि कोई एक कंपनी है जिसका नाम है ए, ये अपना प्रोडक्शन इंडिया में भी कर रहा है, ये अपना प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी कर रहा है,
ये अपना प्रोडक्शन बांग्लादेश में भी कर रहा है ना। तो क्या पता चला कि एक ही कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों जगह कर रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंपनी ए है सर, ये कहलाएगी मल्टीनेशनल कंपनी, यानी वैसी कंपनी जो विश्व के अलग अलग जगह पे अपना प्रोडक्शन कर रहा हो, अलग अलग देश में अपना प्रोडक्शन कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से जानते हैं। तो क्या किसको कहेंगे सर? तो मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी डेट ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, है ना। क्या देख रहे थे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी में देख लो, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं श्रीलंका, है ना। तो अलग अलग देशों में ये अपना प्रोडक्शन बना रही है और अलग अलग देशों से इसको कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? एमएनसी। ठीक। अब क्या है कि एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आता है कि कहीं पे भी सर ये जो कंपनी है अपना प्रोडक्शन हब क्यों बनाती है? तो आप ही सोचिए क्यों बनाएगी। जब आप तीन चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले तो लेबर सस्ता होना चाहिए, है ना। लेबर कॉस्ट जो हो सर वो कैसा होना चाहिए? चीप होना चाहिए। दूसरा, जो रिसोर्सेस हो उसमें जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो और प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। तो जहां मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात होगी वहां पे ये कंपनी जाएगी और अपना प्लांट लगाएगी। जैसे आज देखिए, आज के समय में सोनी, है ना, सोनी हो गया, सैमसंग, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, सीटी, स्टार कम्युनिकेशन, ये सब जो है, एचपी, कोको कोला, लेनोवो, इमेरेट्स, एडिडास, नाइक, ये सभी क्या है सर? मल्टीनेशनल कंपनी है ना। मल्टीनेशनल कंपनी है, जहां पे इसको प्रॉफिट दिखेगा वहां पर जाकर के ये अपना काम करेगा। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं इसके क्या मतलब है सर, है ना। इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं हम लोग? तो इसका मतलब है सर कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनी वैसे जगह पे अपना प्लांट लगाती है जहां की चीप लेबर हो और क्या हो रहा हो सर, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो और प्रोडक्शन कम हो। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ स्पेटरिंग आउट। अब मान लीजिए कि कोई गुड्स जो है ना, कोई गुड्स सिर्फ यूएसए में बनता हो, है ना, सिर्फ यूएसए में बनता, तो हम लोग तो किसी चीज का यूज नहीं कर पाएंगे सर। तो स्पेटरिंग का मतलब हुआ कि बने कहीं पे और बिके कहीं पे। अब यही यूएसए वाला प्रोडक्ट यूके में बिक रहा है, इंग्लैंड में बिक रहा है, इंडिया में बिक रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज स्पेटरिंग आउट का। स्पेटरिंग आउट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जगह पे सामान को पहुंचाना। ठीक। अब देखिए इसमें बात करेंगे कि स्पेटरिंग आउट में फायदा क्या है सर। तो स्प्रेडिंग आउट का मतलब है बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्री द एमएनसी गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस एट चीप प्राइस। ठीक। अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट, आप ही समझिए कि आप चाइना का सामान क्यों खरीदना चाहते हैं, है ना। चाइना का सामान क्यों खरीदना चाहता है कोई आदमी? ऐसा इसलिए होता है सर कि चाइनीज कंपनी जो होती है वो क्या होती है, सस्ता प्रोडक्ट होती है ना। और सस्ता प्रोडक्ट में आपको वो उसी लेवल का प्रिविलेजेस दे रहा है जो कॉमनली महंगा प्रोडक्ट में आता था, है ना। इसीलिए चीप प्राइस के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो बेस्ट क्वालिटी और चीप प्राइस पर जहां मिलेगा वहां वो चीजों को ले जाएगा। अब है कि दिस इंक्रीज देयर प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि एमएनसी जो है वो किसी प्रोडक्ट को क्यों स्पेड आउट करता है? तो सबसे पहला तो इससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वो उसको यूज करेंगे और जब ज्यादा यूटिलाइज होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा सर। ठीक। प्रॉफिट ज्यादा होगा।
दूसरा क्या है, एमएनसी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो अभी भी डेवलपमेंट की राह पर है ना, अभी भी डेवलपमेंट की राह पर है, तो वैसे देश में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज का, इसमें के बाद हम लोग देखेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्री। अलग अलग देशों के अलग अलग देश में जो कोई भी एमएनसी होती है ना, वो किस तरीके से जाकर के वहां पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो इसके लिए मेनली वो 3 प्रोसेस अपनाती है। पहले को कहते हैं पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनी। अब देखो, जिस देश में वो गया है वहां कोई एक लोकल कंपनी तो होगी कि नहीं होगी, तो इस लोकल कंपनी के साथ वो क्या करेगा, पार्टनरशिप कर लेगा, है ना, वो क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। दूसरा क्या है, टेकन ओवर अ स्मॉल कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लेगा, है ना, इसको आराम से पैसा देगा और इसको क्या करेगा, परचेज कर लेगा। ठीक, और तीसरा प्रोसेस जो है वो क्या है कि छोटे छोटे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी और उस कॉन्ट्रैक्ट से जो सामान बनेगा उस पर अपना लोगो लगाएगा और उसको मार्केट में भेज देगा। जैसे अगर आप कानपुर की बात करें, है ना, कानपुर एक शहर है, वहां पे क्या होता है कि लेदर का जैकेट, पर्स, बेल्ट, ये सब बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, और बस उसी बेल्ट को उठाएगा, उस पर अपना रेड चिप का मारेगा मोहर, है ना, अपना टैग लगाएगा और उसको मार्केट में उतार देगा। तो किसी भी देश में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जाती है तो वो कॉमनली इस 3 काम को करते, या तो पार्टनरशिप कर लेगी, जिसका एग्जाम्पल हाल फिलहाल तक हीरो होंडा था, है ना, जिसका हाल फिलहाल तक जो एग्जाम्पल है वो हीरो होंडा था। दूसरा है टेकन ओवर अ स्मॉल कंपनी, छोटे कंपनी को वो खरीद लेगा। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उससे काम करवाएगा, उसको बोलेगा आप प्रोडक्ट तैयार कीजिए और हम क्या करेंगे, उस पर अपना लोगो लगा करके उसको मार्केट में उतार देंगे। अब देखो, इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग इंटरलिंकिंग करें किसी भी प्रोडक्ट का अलग अलग देश में, तो उससे फायदा क्या है सर? फायदा क्या है कि मान लेते हैं कि किसी देश का डिजाइन अच्छा हो सकता है, तो वहां से डिजाइनिंग करवा लिया। कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग आसान होगा सर, है ना, किसी का मैन्युफैक्चरिंग आसान होगा, कहीं पे अच्छे लेबर से वो असेंबल करवा लेगा किसी भी चीजों को, है ना। जैसे देखिए, कोई एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कि एक्स एक प्रोडक्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में कैसे लॉन्च किया, ये देखिए, डिजाइनिंग इन यूएसए में इसको डिजाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर इन चाइना में उसको बनाया गया, मैक्सिको में उसको असेंबल किया गया है, कस्टमर केयर सर्विस जो है वो उसको इंडिया से प्रोवाइड हो रहा है ना, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको बेचा जा रहा है। ठीक, तो एक एमएनसी जो है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, वो क्या है, इतने देश में अपने प्रोडक्ट को घुमाती है ना। कहाँ डिजाइन हुआ, यूएसए में, मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, चाइना में, असेंबलिंग कहाँ हो रहा है, मैक्सिको में। अगर कस्टमर केयर सर्विस की बात करें तो वो इंडिया में हो रहा है सर। सोल्ड कहाँ हो रहा है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सभी चीजें जो है वो बेसिकली तौर पर हमारे पास देखने को आती है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आज के क्लास में क्या देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है सर, और चीजें स्प्रेड आउट कैसे होती है। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो इससे आगे के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लाइक और आपके शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके के यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे, और आपका पूरा सिलेबस इसी तरीके से इस चैप्टर मतलब इस चैनल से पूरी तरीके से आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। देखते रहिए ड्रीम टेक एजुकेशन। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।